हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द ज्योग्राफी क्लासेस ऑफ क्लास 11। तो शुरू करते हैं आज की क्लास। फंडामेंटल ऑफ ज्योग्राफी जो हमारी बुक है उसका चैप्टर नंबर 3 चल रहा था, हमने इसको स्टार्ट कर लिया था। इसके अंदर इंटीरियर ऑफ अर्थ मतलब हमने जो हमारी अर्थ है उसका इंटरनल स्ट्रक्चर को स्टडी किया था। इंटरनल स्ट्रक्चर के अंदर हमने देखा था कि कौन कौन से सोर्सेज हैं, ठीक है। इनडायरेक्ट, डायरेक्ट, नेचुरल, आर्टिफिशियल हमने सोर्सेज देखे थे। फिर हमने इनडायरेक्ट को यहाँ पर स्टडी किया था, इनडायरेक्ट को हमने प्रॉपर्ली स्टडी कर लिया था। फिर हमने यहाँ पर सीज़मिक वेव्स को किया था, अर्थक्वेक को हमने यहाँ पर स्टडी किया। फिर हमने इसके बाद सीज़मिक वेव्स को हमने स्टडी किया। सीज़मिक वेव्स के अंदर हमने प्राइमरी, सेकेंडरी, पी वेव्स और एस वेव्स को इसके अंदर हमने स्टडी किया। उसके बाद हमने इसके कुछ पॉजिटिव इफ़ेक्ट देखे अर्थक्वेक के, कि अर्थ के जो इंटीरियर अर्थ है मतलब अर्थ के अंदर का जो इंटरनल है उसके अंदर जो अर्थक्वेक है उसकी वजह से हम स्टडी कर सकते हैं, मतलब ये पॉजिटिव इफेक्ट था। हमने इसके फिर नेगेटिव इफेक्ट भी देखे कि क्या क्या इसके नेगेटिव इफेक्ट थे। तो हमने अब तक कुछ बेसिक चीज़ें को स्टडी कर लिया था। अब बारी आती है इंटीरियर ऑफ द अर्थ को स्टडी करने की, मतलब इंटरनल स्ट्रक्चर जो हमारा है, इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ। इट मीन्स हमारा जो अर्थ है उसका इंटरनल स्ट्रक्चर है उसको हम स्टडी कर रहे हैं। अब उसके बाद बारी आती है इंटीरियर की। मैंने आपको बताया था हम इसके अंदर वोल्केनो को स्टडी करेंगे, इंटीरियर को स्टडी करेंगे, अर्थक्वेक को हमने स्टडी करेंगे इसके अंदर, ठीक है। और हम कुछ इसके अंदर लैंड फॉर्म्स को भी स्टडी करने वाले हैं, ठीक है। तो शुरू करते हैं। अब फर्स्ट जो है आज हम जो स्टडी करने वाले हैं वो है इंटीरियर ऑफ द अर्थ। इंटीरियर ऑफ द अर्थ। अब आप लोगों को पता है, जैसा कि मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि जो हमारी अर्थ है उसके अंदर 3 लेयर्स बनी हुई है। फर्स्ट लेयर है वो है कोर, सेकंड लेयर है मेंटल और थर्ड लेयर है क्रस्ट। जो कोर लेयर होती है वो स्टार्टिंग, उसके बाद सेकंड वाली है मेंटल और थर्ड जो है वो है क्रस्ट। तो मतलब 3 लेयर हमें यहाँ पर मिली हुई हैं। जो फर्स्ट जो लेयर है मतलब कोर, ठीक है। उसके बाद कौन सी है मेंटल और कौन सी है क्रस्ट। क्रस्ट जो लेयर होती है वो बिल्कुल सॉलिड पार्ट होता है। क्रस्ट जो लेयर है वो बिल्कुल क्या है, सॉलिड पार्ट है। मतलब जो हमारी जो क्रस्ट लेयर है वो बिल्कुल सॉलिड होती है, मतलब सॉलिडिफाई बहुत ज़्यादा, जो बहुत ज़्यादा भारी है, मतलब वो होता है। जैसे ये हमारा अर्थ है, इसके अंदर कुछ 3 लेयर बनी हुई है। कौन कौन सी बनी हुई है, क्रस्ट, कोर और मेंटल, ठीक है। अब जो क्रस्ट वाली जो लेयर है, जैसे क्रस्ट, मेंटल और कोर, ये कुछ ऐसी लेयर या फिर इस तरीके से आप मान सकते हो 3 लेयर इसके अंदर बनी हुई है, ठीक है। अब ये जो क्रस्ट वाला जो पार्ट है ये क्या है, सॉलिड है, मतलब बहुत ज़्यादा क्या है, ये सॉलिड है। क्रस्ट वाला जो पार्ट है ये क्या है, सॉलिड है। उसके बाद है मेंटल। अब ऑब्वियसली आप लोगों को पता है कि जो क्रस्ट वाला पार्ट है इसके नीचे मेंटल आ रहा है। इट मीन्स जो हल्की चीज़ होती है वो ऊपर होती है। ये तो बेसिक सी चीज़ है कि जो हल्की चीज़ होती है वो ऊपर होती है, मतलब क्रस्ट इससे हल्का है और मेंटल इससे भारी है, ठीक है। आई होप यू अंडरस्टैंड। उसके बाद आता है कोर। अब जो कोर है वो मेंटल से भारी है। अच्छे से देख लीजिए, आगे पॉइंट बनेंगे इसके अंदर कि जो क्रस्ट है वो तो मेंटल से क्या है, हल्का है, मतलब जो मेंटल है वो क्रस्ट से भारी है और जो कोर है वो मेंटल से भारी है। तो इट मीन्स सबसे ज़्यादा सॉलिड जो है वो ये वाली है। जो क्रस्ट लेयर जो है, हमें 3 लेयर है यहाँ पर गिवन है। जो अर्थ है उसके अंदर हमें यहाँ पर 3 लेयर मिली हुई हैं। कौन कौन सी, क्रस्ट, मेंटल और कोर, ठीक है। तो अब हम देखते हैं फर्स्ट जो है हमारी लेयर क्रस्ट। अर्थ के इंटीरियर पार्ट को हमने काफ़ी हद तक स्टडी किया। उसके बाद काफ़ी हेल्पफुल हमारी चीज़ें हमको मिली हुई है, मतलब सीज़मिक वेव्स वगैरह है ये हमको काफ़ी हेल्पफुल इनसे हमको मिला। मतलब हेल्प इसलिए कि जो अर्थ का जो इंटरनल जो स्टडी है हमने काफ़ी हद तक इसे कर ली। अब जो क्रस्ट और ये मेंटल और कोर, अब ये जो 3 जो लेयर हैं ये हमें किस तरीके से, कैसे हमने इनको देखा, सीज़मोग्राफिक के से हमने क्या देखा, इसको इन तीनों लेयर्स को हमने देखा। किससे देखा हमने, सीज़मोग्राफी, जो हम छोटी क्लासेस में पहले से स्टडी करते आ रहे हैं
कि क्रस्ट, मेंटल और कोर ये लेयर तो हम ऑलरेडी पहले से पढ़ते आ रहे हैं, और किसकी हेल्प से हमने इनको देखा था, सीस्मोग्राफी की हेल्प से इसको हमने देखा था। ठीक है, अब जो क्रस्ट है ये 2 पार्ट्स में, इसके अंदर जो है ये क्रस्ट, इसको हम 2 पार्ट्स में स्टडी कर सकते हैं, और इसका जो हिंदी ट्रांसलेशन होता है वो होता है परपट्टी। आपने पढ़ा होगा भूपरपट्टी, मतलब जो अर्थ के ऊपर जो लेयर है वो क्या है, क्रस्ट, मतलब भूपरपट्टी भी आप इसको बोल सकते हो। ठीक है, अब ये जो है इसको हम 2 पार्ट्स में डिवाइडेड कर सकते हैं, 2 पार्ट्स में हम इसको स्टडी कर सकते हैं। एक तो है कॉन्टिनेंटल और एक है ओशियंस। इनके हिंदी ट्रांसलेशन तो आते होंगे, महाद्वीपीय और महासागरीय। नहीं आते हैं तो आप नोट कर लीजिए, महाद्वीप और महासागर। ठीक है, और इसके अंदर जो याद रखने की जो चीज़ है, जो लर्न करने की जो चीज़ है, इसके अंदर हमको ग्रेनाइटिक मिलता है। ठीक है, जो कॉन्टिनेंटल है इसके अंदर हमको क्या मिलता है, ग्रेनाइटिक, और इसके अंदर हमको मिलता है बेसिटिक इसके अंदर हमको मिलता है। ठीक है, तो ये जो क्रस्ट है इसके अंदर आप लोगों ने कुछ कॉमन सी चीज़ देखी। जो क्रस्ट है इसके अंदर हम 2 पार्ट्स में इसको हम स्टडी करके क्या डिवाइड करके क्या करते हैं, हम इसको स्टडी करते हैं। कौन कौन से, कॉन्टिनेंटल और ओशियन। कॉन्टिनेंटल का हिंदी ट्रांसलेशन है महासागरीय, और ओशियंस का हिंदी ट्रांसलेशन है महाद्वीपीय। सॉरी, ये जो कॉन्टिनेंटल है इसका है महाद्वीपीय। ह्यूमन बीइंग है तो ऑब्वियसली मिस्टेक तो हो ही जाती है। यदि कोई मिस्टेक हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। कॉन्टिनेंटल है इसको हम क्या बोलते हैं, महाद्वीपीय, और इसको क्या बोलते हैं, महासागरीय। इसके अंदर हम ग्रेनाइटिक को स्टडी करते हैं, ग्रेनाइटिक को देखते हैं इसके अंदर हम, और इसके अंदर बेसिटिक। ये कुछ कॉमन सी चीज़ है, आप लोगों ने पहले भी पढ़ रखी होंगी, स्टडी किया होगा पहले से, तो कुछ कॉमन सी चीज़ें, इसको सिर्फ आपको लर्न रखना है कि क्रस्ट के अंदर 2 पार्ट्स में स्टडी करनी है, कॉन्टिनेंटल और ओशियन। कॉन्टिनेंटल के अंदर क्या स्टडी करते हैं हम, ग्रेनाइटिक को, और इसके अंदर करते हैं बेसिटिक को। अब जो सेकेंड लेयर जो हमारे पास आती है वो है मेंटल। सेकेंड लेयर जो हमारे पास आती है वो है मेंटल। ठीक है, अब जो मेंटल है उसका हिंदी ट्रांसलेशन क्या है, जो मध्य जो लेयर होती है, मध्य स्तर जो होता है वो होता है इसका मेंटल, मध्य स्तर। ठीक है, मतलब ये मिडल वाली लेयर है इसलिए इसको मध्य स्तर बोला है। फर्स्ट कौन सी थी, क्रस्ट। सेकंड कौन सी है, फर्स्ट तो हमारी कोर है, मतलब सबसे पहले हमने क्रस्ट सबसे भारी को हमने स्टडी किया, उसके बाद हम कर रहे हैं मेंटल को, और उसके बाद करेंगे हम कोर को। तो सबसे पहले हमने क्रस्ट को किया था, भूपरपट्टी को, अब कर रहे हैं मध्य स्तर को, मतलब मिडल लेयर को। और इसके अंदर जो है मिडल लेयर जो है मेंटल है, इसके अंदर जो फर्स्ट लेयर जो हमें मिलती है उसका नाम है एस्थेनोस्फीयर। एस्थेनोस्फीयर, और इसका जो हिंदी ट्रांसलेशन होता है वो होता है दुर्बल मंडल, दुर्बलता मंडल भी आप इसको बोल सकते हो, दुर्बलता मंडल। इसके अंदर क्या होता है, सेमी मोंटन होता है, मतलब सेमी मोंटन को इसके अंदर हम देखते हैं। ठीक है, जो एस्थेनोस्फीयर होता है इसके अंदर हम सेमी मोंटन को देखते हैं, मतलब इसके अंदर जो होता है वो सेमी लिक्विड वाली स्टेट होती है। ठीक है, और इसके अंदर जो मैग्मा है वो कंटिन्यूसली क्या करता है, मूव करता रहता है। जो एस्थेनोस्फीयर है, दुर्बलता जो मंडल है, इसके अंदर क्या जो मैग्मा है वो कंटिन्यूसली मूव करता रहता है। इसको हम आगे पढ़ेंगे इसी चैप्टर के अंदर, इस जो मैग्मा है इसको हम एक बार अच्छे से देख लेंगे। ठीक है, अब जो एस्थेनोस्फीयर है ये क्या है, सेमी मोंटन है, या फिर आप ये बोल सकते हो कि इसके अंदर सेमी लिक्विड जो स्टेट है वो इसके अंदर है। ठीक है, आई होप यू अंडरस्टैंड। एंड देन जो सेकंड जो बात हमारे पास आती है इसके अंदर, मोहो डिसकंटिन्यूटी। डिसकंटिन्यूटी क्या है, मोहो डिसकंटिन्यूटी। ठीक है, मोहो डिसकंटिन्यूटी क्या चीज़ है, इसका हिंदी ट्रांसलेशन होता है मोह असंतता। मोह डिसकंटिन्यूटी का जो हिंदी ट्रांसलेशन है वो है
क्या, मोह असंतता। और ये क्या काम करती है वो अभी हम देखेंगे। ये काम करती है सेपरेट क्रस्ट फ्रॉम, मतलब क्रस्ट फ्रॉम। अब देखिए जो मोह जो डिसकंटिन्यूटी है ये क्या काम करती है, ये वाली जो लेयर जो होती है ये क्या काम करती है, जो कोर है ना, कोर को और जो मेंटल है, कोर और मेंटल के बीच क्या बनाती है, सेपरेशन बनाती है। जो मोह डिसकंटिन्यूटी है, जो मोह असंतता है, ये क्या काम, इससे क्या काम होता है, ये कोर को और मेंटल को क्या करती है, सेपरेट करती है, मतलब अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड करती है। कौन करती है, मोह डिसकंटिन्यूटी। आई होप यू अंडरस्टैंड कि जो एस्थेनोस्फीयर है इसका हिंदी ट्रांसलेशन होता है दुर्बल मंडल, और ये क्या होता है, सेमी माउंटेन इसके अंदर होता है। इसके अंदर सेमी लिक्विड स्टेट पाई जाती है, इसके अंदर मैग्मा कंटिन्यूसली मूव करता रहता है। और जो सेकंड जो हमारे पास इसके अंदर जो पॉइंट आता है वो है मोह डिसकंटिन्यूटी, मतलब मोह असंतता। तो इसके अंदर क्या होता है, ये क्या काम करती है, ये वाली जो लेयर होती है ये क्या काम करती है, ये करती है जो कोर और जो मेंटल है उसको सेपरेशन, मतलब पार्ट डिवाइड करने का काम करती है, कैटेगरीज में इसको बांटने का काम करती है। एंड देन अब जो थर्ड जो पॉइंट आता है वो है एस्थेनोस्फीयर और जो क्रस्ट है, एस्थेनोस्फीयर और जो क्रस्ट है वो मिलकर बनाते हैं लिथोस्फीयर। ठीक है, ये तो आपको लर्न करने की ही चीज़ है कि जो एस्थेनोस्फीयर है, जो दुर्बल जो मंडल है, और क्रस्ट जो भूपर पट्टी है, ये दोनों मिलकर क्या बनाते हैं, लिथोस्फीयर, मतलब स्थल मंडल। आपको इसका हिंदी ट्रांसलेशन तो आता होगा, मैंने आपको पहले के वीडियोस में बता दिया है कि जो एस्थेनोस्फीयर है और जो क्रस्ट है ये दोनों मिलकर क्या बनाते हैं, लिथोस्फीयर, स्थल मंडल को क्या करते हैं, बनाते हैं। ठीक है, तो ये पॉइंट आपको कुछ समझ में आए होंगे। एंड देन जो हमारा जो लास्ट जो पॉइंट है वो देखते हैं। इसी का जो हमारे पास लास्ट पॉइंट है उसको हम देखते हैं एक बार। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था कि जो कोर है, एक बार फिर से देख लीजिए आप डायग्राम, वही चीज़ आएगी यहाँ पे कि जो क्रस्ट है ना, क्रस्ट, ये मेंटल की बात चल रही है, ध्यान रखिएगा, क्रस्ट, मेंटल और कोर। अब आप लोगों को पता है कि ये जो क्रस्ट है ये इससे भारी है, सॉरी हल्का है, मतलब जो मेंटल है वो क्रस्ट से भारी है, ठीक है, और जो कोर है वो मेंटल से क्या है, भारी है। तो वही चीज़ यहाँ पर आएगी कि डेंसर देन क्रस्ट, ठीक है, और लाइटर देन कोर। जो मेंटल है वो क्या है, डेंसर देन क्रस्ट, लाइटर देन कोर। आई होप यू अंडरस्टैंड। काफ़ी नॉर्मल सी चीज़ है कि जो हमारा जो मेंटल है ये क्या है, क्रस्ट से तो क्या है क्रस्ट से भारी है, मतलब इसकी डेंसिटी क्या है, ज़्यादा है, और कोर से क्या है, लाइट है, मतलब हल्का है। तो कुछ छोटे छोटे इसके पॉइंट थे। आई होप यू अंडरस्टैंड, और शायद आप लोगों ने पहले इसको स्टडी भी किया होगा क्योंकि ये तो काफ़ी कॉमन सी चीज़ें, ये लेयर्स को तो हम छोटी क्लासेस में स्टडी कर लेते हैं, कोर, क्रस्ट और मेंटल। एंड देन अब जो हमारी थर्ड लेयर जो आती है वो है कोर। फर्स्ट लेयर है हमारी कोर, सेकंड लेयर है हमारी मेंटल, और थर्ड लेयर जो है वो है क्रस्ट। ठीक है, अब हम बात करते हैं कोर की। कोर को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, एक तो इनर कोर और एक होता है आउटर कोर। जो इनर कोर है इसके अंदर होता है लिक्विड स्टेट को हम देखते हैं। इसके अंदर जो इनर कोर जो होता है इसके अंदर लिक्विड स्टेट होती है, ठीक है, और जो आउटर कोर जो होता है वो होता है डेंसिस्ट जो पार्ट होता है ना, मतलब हमारी अर्थ का जो सबसे ज़्यादा जो डेंसिस्ट पार्ट है, वो ज़्यादा डेंसिटी वाला जो पार्ट है वो कौन सा है, आउटर कोर वाला। ध्यान रखने की बात है कि जो हमारा अर्थ है उसमें जो सबसे ज़्यादा जो डेंसिस्ट पार्ट है वो कौन सा है, आउटर कोर वाला। ठीक है, आप चाहे तो इसको नोट भी कर सकते हैं कि जो हमारी अर्थ है, पूरी अर्थ पर क्या है, जो डेंसिस्ट वाला जो पार्ट है वो कौन सा है, आउटर कोर। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, आप इसे देख लीजिएगा।
और यहाँ पर हम एक फॉर्म पढ़ते हैं आउटर कोर के अंदर, यहाँ पर निफ, ठीक है। इसका मतलब तो आप जानते होंगे निकल, और ये क्या है, आयरन। इस चीज़ को हम यहाँ पर, इस फॉर्म को हम देखते हैं इसके अंदर आउटर कोर के अंदर। मतलब डेंसिटी है, तो डेंसिटी के अंदर तो काफ़ी सारी गैसेस इंक्लूड होंगी, तो जो इंक्लूड हैं वो ये हैं, और भी बाकी काफ़ी सारी हैं इसके अंदर, ठीक है। तो आई होप यू अंडरस्टैंड। कोर के अंदर हमने 2 पार्ट्स को स्टडी किया, कौन कौन से, इनर कोर और आउटर कोर। इनर कोर के अंदर हम लिक्विड स्टेट को स्टडी करते हैं, और आउटर कोर है उसके अंदर हम इसमें डेंसेस्ट पार्ट को स्टडी करते हैं। मतलब जो हमारी अर्थ है उसमें सबसे ज़्यादा जो डेंसेस्ट पार्ट है, सबसे ज़्यादा जो डेंसिटी वाला जो पार्ट है वो कौन सा है, आउटर कोर। यहाँ पर हम एक फॉर्म पढ़ते हैं निफे वाली, ये कौन सी फॉर्म है, निकल और आयरन। याद रखने की चीज़ है, एक बार देख लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो अब हमने 3 लेयर को तो स्टडी कर लिया, कौन कौन सी, क्रस्ट को हमने स्टडी कर लिया। क्रस्ट के अंदर हमने 2 पार्ट्स में स्टडी किया था, 2 लेयर्स के अंदर हमने उसको स्टडी किया था, एक तो कॉन्टिनेंटल और एक ओशियन। कॉन्टिनेंटल को हमने उसको हमने अच्छे से कंप्लीट कर लिया था। कौन कौन से किया था उसके अंदर, हमने एक तो ग्रेनाइटिक किया था और एक बीसाइटिक हमने इसमें किया था। किसके अंदर, क्रस्ट के अंदर, ग्रेनाइटिक और बीसाइटिक। मतलब 2 लेयर थी हमारे पास, 2 थे। कॉन्टिनेंटल के अंदर तो हमने ग्रेनाइटिक को इसके अंदर इंक्लूड किया है, ठीक है। और जो ओशियन है उसके अंदर हमने बीसाइटिक को क्या किया है, इंक्लूड किया है। उसके बाद हमारे पास आता है मेंटल। मेंटल के अंदर हमने फर्स्ट जो लेयर देखी थी वो एस्टेनोस्फीयर, ठीक है। उसके अंदर क्या था, जो एस्टेनोस्फीयर होता है इसके अंदर मैग्मा क्या करता है, कंटिन्यूसली मूव करता है। ये सेमी मोटन क्या इसके अंदर इंक्लूड होती है, मतलब सेमी लिक्विड स्टेट इसके अंदर होती है, ठीक है। इसके अंदर मोहर डिस्कंटिन्यूटी का मतलब मैंने आपको बताया था, मोहर असंध्यता। इसके अंदर क्या था, ये क्या होती है, क्रस्ट और जो मेंटल है इसको सेपरेट करने का काम क्या करती है, मोहर डिस्कंटिन्यूटी, ठीक है। और जो एस्टेनोस्फीयर है और जो क्रस्ट है वो दोनों मिलकर किस चीज़ को इंक्लूड करते हैं, किस चीज़ को बनाते हैं, किस चीज़ का ओरिजिन करते हैं, लिथोस्फीयर का ओरिजिन करते हैं, ठीक है। तो और फिर हमने क्या देखा कि जो मेंटल है ये क्या है, क्रस्ट से भारी है और क्या, कोर से हल्की है। मतलब डेंसिटी देन, मतलब डेंसिस्ट देन क्रस्ट और लाइटर देन किससे, कोर। आई होप यू अंडरस्टैंड। उसके बाद हमने कोर को स्टडी किया। कोर के अंदर हमने 2 लेयर्स को देखा, 2 पार्ट्स के अंदर हमने इसको स्टडी किया। फर्स्ट पार्ट तो है इनर कोर और सेकंड पार्ट है आउटर कोर। इनर कोर के अंदर लिक्विड स्टेट होती है, और जो आउटर कोर है वो क्या होता है, डेंसेस्ट पार्ट होता है। हमारी अर्थ का सबसे ज़्यादा डेंसिटी वाला पार्ट कौन सा है, आउटर कोर। यहाँ पर हमने एक फॉर्म को देखा। आई होप यू अंडरस्टैंड। आप लोगों को इंटीरियर ऑफ द अर्थ समझ में आया होगा। इंटीरियर ऑफ अर्थ की स्टडी करने के बाद अब हम देखते हैं वोल्केनोज को। हम लोगों ने देखा था लास्ट वीडियो में, इसके अंदर हमने इंक्लूड किया था कि जो हमारी अर्थ है उसके इंटरनल स्टडी करने के लिए वोल्केनोज को भी इसके अंदर हमने क्या किया है, इंक्लूड किया है। वोल्केनोज आप लोग जानते होंगे, ज्वालामुखी। अर्थ की इंटरनल स्टडी करने के लिए वोल्केनोज का हिंदी ट्रांसलेशन होता है ज्वालामुखी। हिंदी ट्रांसलेशन साथ के साथ लिखते जाना, तभी आप लोगों को अच्छे से समझ में आएगा। ज़्यादा अंग्रेज बनने का सोचना मत, ठीक है। थोड़ी मजाक तो चलती है, कोई दिक्कत नहीं है। वोल्केनोज का हिंदी ट्रांसलेशन होता है ज्वालामुखी। अब ज्वालामुखी क्या होती है, जो हमारा अर्थ है, अर्थ सरफेस जो है वहाँ पर क्या होता है, जब ज्वाला मतलब जो हमारी अर्थ सरफेस है जहाँ से लावा निकलता है। आप जानते हो ना कि हमारी अर्थ सरफेस से क्या निकल रहा है, लावा। मतलब नीचे से देखिए मैग्मा जो निकलता है। जैसे ये हमारी अर्थ सरफेस है, यहाँ पर का ये जो एरिया है, जैसे ये ज्वालामुखी है। जब ज्वालामुखी फटती है ना, ज्वालामुखी तो आप जानते होंगे कि ज्वालामुखी के अंदर क्या है, मैग्मा भरा हुआ है। और जब ये बाहर जो निकलता है ना, ये जो बाहर निकलता है इसको हम लावा बोलते हैं। मतलब हमारी अर्थ सरफेस के नीचे जो मैग्मा होता है, जो मैग्मा जब निकलता है तो वो क्या होता है, वोल्केनोज, ठीक है। आई होप यू अंडरस्टैंड। अब हम देखते हैं इसके बारे में। तो
इसका जो इंटरनल जो स्ट्रक्चर है इसको हम जानने का तरीका क्या बोल सकते हैं, वोल्केनोज को बोल सकते हैं। किसके इंटरनल स्ट्रक्चर को, अर्थ के इंटरनल स्ट्रक्चर को जानने के लिए हम क्या वोल्केनोज को स्टडी करेंगे। और अब देखिए कि ये जो हमारा वोल्केनो है, जैसे ये मैग्मा है, ठीक है। अब ये मैग्मा या तो स्लोली भी निकल सकता है, स्लोली धीरे धीरे भी निकल सकता है, फिर एक साथ फास्ट भी निकल सकता है, मतलब ब्लास्ट भी ये हो सकता है, कोई भी कंडीशन हो सकती है। तो यहाँ पर हम देखेंगे ये जो वोल्केनोज है इसको क्रियाशीलता के बेस पर तो क्या 3 पार्ट्स में इसको डिवाइड किया गया है, ठीक है। इसके टाइप्स 3 पार्ट्स में इसको डिवाइड किया गया है। एक तो है एक्टिव, मतलब सक्रिय जो होते हैं ना वो। अब एक्टिव है, एक्टिव के अंदर क्या होता है, जो प्रेजेंट टाइम पे मतलब क्या है, एक्टिव है। जो वोल्केनोज, एक्टिव वोल्केनोज कौन से होंगे, जो वोल्केनोज प्रेजेंट टाइम पे क्या हो रहे हैं, क्या हो रहे हैं, मतलब इरप्ट हो रहे हैं, क्या हो रहे हैं, इरप्ट मतलब फट रहे हैं, ठीक है। फ्रीक्वेंटली इरप्टेड, फ्रीक्वेंटली इरप्टेड। हम इनको क्या बोल सकते हैं, रिसेंटली, मतलब प्रेजेंट टाइम पे, ठीक है। जो अभी अभी क्या हुए हैं, फटे हैं, जो अभी अभी क्या हुए हैं, जिसके अंदर से अभी अभी लावा निकला है, वो कौन से होते हैं, एक्टिव वोल्केनोज, ठीक है। और जो सेकंड जो टाइप आता है वो है हमारे पास डोरमेंट, मतलब सुसुप्त, जो अभी तक फटे नहीं है, सिर्फ उनकी पॉसिबिलिटी लगाई जा रही है कि हाँ ये जो वोल्केनोज है कभी भी ब्लास्ट हो सकते हैं। कौन से वाले, डोरमेंट वाले जो वोल्केनोज हैं, इसके अंदर सिर्फ एक पॉसिबिलिटी लगाते हैं कि ये वाले अभी सिर्फ ब्लास्ट हो सकते हैं, अभी कंफर्म नहीं है, मतलब वो ना तो फटे हैं, कुछ भी नहीं हुआ है, ठीक है। तो डोरमेंट के अंदर हम देखते हैं शो साइन ऑफ पॉसिबल, ठीक है, इरप्शन, मतलब अभी तो पॉसिबिलिटी लगाई जा रही है इसके अंदर। आई होप यू अंडरस्टैंड। सबसे पहले हमने एक्टिव देखा, एक्टिव तो कौन सा है, जो प्रेजेंट टाइम पे ब्लास्ट हो रहे हैं, ठीक है। और जो डोरमेंट है इनका क्या है कि ये अभी सुसुप्त है, मतलब अभी इनकी सिर्फ पॉसिबिलिटी मानी जा रही है। डोरमेंट का हिंदी ट्रांसलेशन होता है सुसुप्त, मतलब जो सोए हुए हैं, ठीक है। जो सोए हुए हैं वो कौन से हैं, डोरमेंट वाले। जो डोरमेंट जो वोल्केनोज हैं उनकी अभी सिर्फ पॉसिबिलिटी लगाई जा रही है, वो अभी ब्लास्ट नहीं हुए हैं। एंड देन जो थर्ड है एक्सटिंक्शन, जो विलुप्त हो गए हैं, मतलब एक्सटिंक्शन या एक्सटेंट भी आप इनको बोल सकते हैं, ठीक है। एक्सटेंट बोल दो आप, या तो इनको इजी हो जाएगा। विलुप्त, इट मीन्स ये हिस्टोरिक टाइम में क्या हो चुके हैं, फट चुके हैं। रिटेन फीचर ऑफ वोल्केनोज, अब ये जो थर्ड वाले जो हमारे जो वोल्केनोज हैं, मतलब जो एक्सटिंक्ट जो वोल्केनोज हैं, ये क्या है, मतलब एंशियंट टाइम में, जो हिस्ट्रिक टाइम, ऐतिहासिक जो हम बोलते हैं, जो पहले बीत चुका, मतलब जो पहले फट चुके, लेकिन वो फट चुके तो उनकी जो शेप जो है ना, जब वो फटे थे, जब वो ज्वालामुखी जो वोल्केनोज थे जब वो फटे थे, तो उनकी जो शेप जो है वो क्या हो गई, वो बिल्कुल कैसी बन गई, वोल्केनो जैसी बन गई। मतलब वो फटे उसके बाद वो बिल्कुल विलुप्त, मतलब एक्सटेंट तो हो गए वो, लेकिन उनकी जो शेप है वो वोल्केनो जैसी बन गई। थे तो वो वोल्केनो, लेकिन या तो कहाँ तो वो बिल्कुल एक्सटेंट हो जाते, लेकिन आज भी यदि उनकी शेप देखें तो एक वोल्केनो जैसी दिखती है, मतलब एक्सटेंट वोल्केनोज हम इनको बोल सकते हैं, ठीक है। यदि हम स्टेजेस की बात करें, हम इनको स्टेज भी देख सकते हैं कि फर्स्ट जो स्टेज होगी वोल्केनो की स्टेज यदि हम देखें तो फर्स्ट जो स्टेज होगी वो होगी एक्टिव, सेकंड होगी डोरमेंट और फिर थर्ड होगी एक्सटिंक्ट। मतलब कोई भी जो वोल्केनो होगा, वोल्केनिक जो होगा, वोल्केन जो ज्वालामुखी है वो सबसे पहले एक्टिव के अंदर होगा, मतलब वो फटेगा, सबसे पहले तो ब्लास्ट होगा, तभी तो उसके बाद क्या होगा, डोरमेंट, ठीक है, उसकी सिर्फ पॉसिबिलिटी, और उसके बाद क्या है, एक्सटिंक्ट, मतलब वो विलुप्त हो जाएगा। यदि हम इसकी स्टेजेस की बात करें तो कुछ इस तरीके से ही चलेगा। आई होप यू अंडरस्टैंड। और यदि हम देखें, एक बार आप यहाँ पर भी देख लीजिए, जैसा मैंने अभी आपको बताया कि हमारी जो अर्थ सरफेस है यहाँ पर क्या है, मैग्मा है।
अर्थ सरफेस है, इसके नीचे क्या है, मैग्मा है, मतलब हमारी अर्थ सरफेस के नीचे मैग्मा। और जब ये ब्लास्ट होता है तो इसे हम क्या बोलते हैं, लावा। और जो लावा है ना वो कुछ इस तरीके से जम जाता है। जब लावा जो निकलता है ना, आपने देखा होगा कुछ इस तरीके से ऐसे 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 कुछ निकल जाता है, मतलब यहाँ पर ये जम जाता है। जब लावा निकलता है तो बाद में कुछ इस तरीके से ऐसे कुछ जम जाता है। तो आई होप यू अंडरस्टैंड। यदि आप समझने के लिए चाहते हैं तो आप इसको डायग्राम भी अच्छे से एक बार ड्रॉ कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आना चाहिए। आप किसी भी तरीके से अपने नोट्स को बनाइए, कोई दिक्कत नहीं है, बस आप खुद को समझ में आना चाहिए। तो हमने वॉल्केनोज को स्टडी किया। तो अब जो हमारा नेक्स्ट जो वीडियो आएगा उसके अंदर हम वॉल्केनो की वजह से जो लैंडफॉर्म जो बनते हैं ना उसको स्टडी करेंगे। आज के वीडियो में हमने कुछ इसमें बेसिक चीज़ें देखी, तो आई होप यू अंडरस्टैंड, समझ में भी आ गया होगा। हमने इंटीरियर ऑफ द अर्थ को हमने इसके अंदर स्टडी किया, कोर, क्रस्ट और मेंटल को इसके अंदर हमने स्टडी किया, फिर हमने वॉल्केनोज को स्टडी किया, मतलब ज्वालामुखी को हमने इसमें स्टडी किया। अब जो नेक्स्ट वीडियो आने वाला है उसके अंदर हम देखेंगे वॉल्केनो की वजह से जो लैंडफॉर्म जो बनते हैं उनको हम इसके अंदर स्टडी करेंगे। आई होप यू अंडरस्टैंड, आप लोगों को समझ में आया होगा और शायद हो सकता है कि नेक्स्ट वीडियो में हम चैप्टर को कंप्लीट कर देंगे। तो आज का वीडियो हमारा यहीं एंड होता है। थैंक यू सो मच।